हम हमारी जिंदगी हमारे बोलने से, हमारे सोचने से और हमारे देखने से बनाते हैं। Can Reiki change the time of death? ऐसा नहीं होगा कि कोई चमत्कार हो जाएगा और एक ही दिन में व्यक्ति जो है वो बिस्तर से उठ के भागने लगेगा। पर कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी से मिले और हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बल्कि हम बीमार भी पड़ जाते हैं। आपको फील होता है कि कहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, कई जगह से हमें नेगेटिव एनर्जी आती है। देखिए, सबसे पहले अपन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि एनर्जी इज एनर्जी, इट इज़ नॉट पॉजिटिव, इट इज़ नॉट नेगेटिव। है ना कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी। अंधविश्वास तो हमारे यहाँ क्या है, बचपन से सिखाए जाते हैं। रेकी सिर्फ स्पिरिचुअली अलाइंड लोगों के लिए है। तो ये जो फिजिकल बॉडी है, ये सिर्फ 10-11% हिस्सा है उस पूरी बॉडी का, और वो सब चीज़ें जो हैं वो सिर्फ हमारे माइंड में बिठा दी जाती हैं। बी विद द फूड, नॉट विद मोबाइल। क्या रेकी से आप अपने पुराने कर्म भी बदल सकते हैं या उनका रिजल्ट भी बदल सकते हैं? जो है वो एक पागलपन का अटैक आया, उस टाइम पे हम लोगों ने खूब सपोर्ट किया उनको, एंड विद इन 7 to 8 days वो पूरी नॉर्मल हो गई। एंड फ्रॉम दैट डे आज तक उनको उस टाइप से अटैक आना बंद हो गए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट विवक्षा और आप सुन रहे हैं आवर स्ट्रेंथ स्टोरीज। स्टोरीज दैट हील, इंस्पायर एंड कनेक्ट हार्ट्स। अब तक आवर स्ट्रेंथ स्टोरीज पर हम आपके सामने हेल्थ केयर से रिलेटेड कई एक्सपर्ट्स को लेकर आए, उनका एक्सपीरियंस और नॉलेज आपके साथ शेयर किया। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमारे इस चैनल पर हम हेल्थ केयर का एक नया चैप्टर ऐड करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं रेकी की। रेकी एक ऐसी पावरफुल ऑल्टरनेट थेरेपी है जिस पर फोकस सिर्फ आपकी बॉडी पर नहीं, बल्कि माइंड, आपके इमोशंस, फ्रीक्वेंसीज, एनर्जीज, वाइब्रेशंस सबको मिलाकर होता है। रेकी ये प्रूव करता है कि हेल्थ केयर सिर्फ आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स तक सीमित नहीं है। कुछ लोग रेकी को एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक मानते हैं, कुछ इसे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं, और कुछ लोग अभी भी शायद इस पर विश्वास नहीं करते हैं। इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर रुचिर गुप्ता। ही इज अ सर्टिफाइड रैकी प्रैक्टिशनर एंड ही इज प्रैक्टिसिंग रैकी फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स। ये 1998 से लोगों को हीलिंग और ऑल्टरनेट थेरेपीज के मीडियम से गाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं एक होलिस्टिक हीलिंग मेथड से। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट को। थैंक यू सो मच मिस्टर रुचिर गुप्ता फॉर बीइंग ऑन द शो एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है सर आज आपको हमारे शो पर आकर? अच्छा लग रहा है, और मेरा नाम रुचिर गुप्ता है और स्पिरिचुअल लाइफ क्योर के नाम से हम लोग हमारी संस्था चलाते हैं। और इस संस्था में जो है हम लोग रेकी, एस्ट्रोलॉजी और हिप्नोथेरेपी के माध्यम से लोगों को हीलिंग करते हैं। हमारा मेन थीम है सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स थ्रू रेकी, एस्ट्रोलॉजी, हिप्नोथेरेपी। सर एक चीज़ मैं अपनी ऑडियंस को आपके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज तक आपने कभी मार्केटिंग और पब्लिसिटी पे फोकस नहीं किया। आपका सारा काम रेफरल्स, वर्ड ऑफ माउथ, किसी एक इंसान की मदद हुई, उसने अपने बारे में दूसरे को एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके आगे उससे काम आपका आगे बढ़ता रहा है, और आप पहली बार किसी पॉडकास्ट चैनल पर आए हैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस कॉन्वर्जेशन के लिए आवर स्ट्रेंथ स्टोरीज को चुना है। मैम, इसमें भी थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ हम लोग इतने सालों में भी करीब करीब 3000 लोगों तक पहुंच चुके हैं, और 3000 लोगों को या 3000 परिवारों को हमने हेल्प करी हुई है। जी सर, हम ज़रूर आपके इस पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि आप कैसे ऑल्टरनेट थेरेपी से या स्पेसिफिकली रेकी से जुड़े। ऐसा क्या आपकी लाइफ में हुआ जिससे आपको लगा कि आप इसे ही अपना प्रोफेशनल पाथ चुनना चाहते हैं? मैम, ऐसा है कि 6 सितंबर 1997 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरे को 33,000 वोल्ट्स का करंट लगा था, और 33,000 वोल्ट के करंट लगने के बाद में जो मेरा लेफ़्ट पैर है उसके फीट सोल से करंट निकला था, तो आई कुडंट वॉक। मैं चल नहीं पाता था क्योंकि मेरी हड्डी भी जल गई थी उसमें, और मैं प्रॉपरली चलने की पोजीशन में नहीं था। तब मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बोला कि रेकी सीख के देख लो। तब मैंने जुलाई 1998 में फ़र्स्ट लेवल किया था, अगस्त 1998 में सेकेंड लेवल किया था, और उसके बाद में नवंबर 1998 में मैंने वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ ली थी।
तो ये इतना फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि मैं लास्ट 97 से लेके जुलाई तक आई वॉज सफरिंग, मैं चल भी नहीं पाता था। पर उसके बाद अगले 3-4 महीने में मैंने इतना फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया इस पर। फिर इसी में मैं लोगों की हीलिंग करता रहा और 2001 में फिर मैंने मास्टरशिप करी। वहाँ से फिर मैंने क्लासेस भी लेना चालू करी और हीलिंग भी मेरी चालू रही। इस प्रकार से मैं फिर हीलिंग में और रेकी में आगे बढ़ता चला गया। सर बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी बोलूँ या बहुत ही सडन एक चीज़ मुझे पता चली आपके बारे में। हम समझते हैं रेकी होती क्या है एग्जैक्टली कि क्या है, इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए। हमने कई बार इसे टीवी शोज पे या एंटरटेनमेंट शोज पे देखा है, बट व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ इन सिंपल लैंग्वेज? मैम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे ना तो रेकी इज़ ए जापानीज़ वर्ड। रे एंड की 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। रे मतलब यूनिवर्सल, की मतलब लाइफ फोर्स एनर्जी। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, ब्रह्मांडी ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, बायोप्लाज्मिक एनर्जी, इसको हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं, बट सिंपली जापानीज़ में रेकी मतलब एनर्जी। तो एनर्जी हम दे रहे हैं ऐसा नहीं होता है, एनर्जी हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, और जो हम लोग करते हैं दैट इज़ उसुई सिस्टम ऑफ रेकी या उसुई सिस्टम ऑफ हीलिंग। तो उस उसुई सिस्टम में इट इज़ नेचुरल प्रोसेस ऑफ हीलिंग। इसमें हम लोग कुछ भी एडिशन कुछ भी नहीं करते हैं। इसे हीलिंग प्रैक्टिस के नाम से क्यों जाना जाता है? मैम इसे हीलिंग प्रैक्टिस के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि देखिए, हम अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं चाहे किसी भी प्रकार से लें, देन वी आर एडिंग समथिंग, बट रेकी में वी आर नॉट एडिंग एनीथिंग, वी आर ओनली गिविंग एनर्जी। हम लोग सिर्फ एनर्जी देते हैं और उसी से हीलिंग होती है। इसका जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो कैसा है कि अगर हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में अगर एनर्जी की कमी हो जाती है तो उस पार्ट से संबंधित हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और जब हम उस पार्ट को एनर्जी दे के वापस उसका एनर्जी लेवल मेंटेन कर देते हैं तो अपने आप हमारा हीलिंग चालू हो जाता है और हीलिंग होके वो पार्ट वापस से सही काम करने लगता है। सबसे सिंपल चीज़ है ये रेकी में। सर रेकी को कई बार एक प्रेयर के रूप में भी देखा जाता है, तो नॉर्मल प्रेयर और रेकी में क्या डिफरेंस है? मैम प्रेयर के रूप में तो इतना मैंने नहीं सुना कि प्रेयर के रूप में, बट बेसिकली रेकी में इट इज़ सिंपल मेथड ऑफ गिविंग एनर्जी। अब इसमें 3 लेवल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट लेवल में हम किसी भी व्यक्ति को टच करके रेकी दे सकते हैं। सेकंड लेवल में हम दूर से भी रेकी दे सकते हैं। इसमें कुछ सिंबल्स ऐड हो जाते हैं, वो जब हम किसी व्यक्ति पे ड्रॉ करते हैं तो वो व्यक्ति उतनी देर के लिए वहाँ पे एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है और वो खुद ही एनर्जी को ड्रॉ करने लगता है। तो इसमें प्रेयर वाला पार्ट बहुत कम है। प्रेयर वाला पार्ट आता है सिर्फ शुरू में जब हमको रेकी स्टार्ट करना होती है। सर अगर कोई रेकी ले रहा है, एज अ प्रैक्टिशनर की बात तो मैं बाद में करूंगी, अगर एक आम आदमी रेकी ले रहा है तो उस समय उसको क्या फील होता है? क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि लोग डरते भी हैं, तो कैसा उन्हें फील होता है? कैसे पता चलता है कि ये हमारे ऊपर अब पॉजिटिव वे में वर्क कर रही है? मैम हम लोगों ने कई केसेस में ये देखा है कि जब भी हम रेकी देते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति को गुड फीलिंग आती है, एक अच्छी फीलिंग आने लगती है, उसको अच्छा लगता है। ये सबसे पहली चीज़ होती है। मेंटल अगर उसको किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस होता है या कोई भी चीज़ होती है तो वो उसकी ख़त्म हो जाती है और उसको वहाँ से अच्छा लगना चालू होता है। फिर जब हम उससे जो भी हीलिंग लेने वो आया है या जिस भी बीमारी से संबंधित हीलिंग लेने के लिए वो आया है, उसके ऊपर जब उसको रिएक्शन देखने को मिलता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर वो उसको रिएक्शन को देख पाता है और फिर उसको मालूम पड़ता है कि हाँ वाकई में रेकी मेरे साथ काम कर रही है। तो रेकी सिर्फ ये ह्यूमंस के लिए है या नॉन लिविंग थिंग्स पे भी काम करती है? क्या कॉन्सेप्ट है इसका? मैम ऐसा है कि फर्स्ट डिग्री में तो ह्यूमंस के लिए ही है। फर्स्ट डिग्री में भी इसके एप्लीकेशंस हैं, बट सब कुछ टच करके, जैसे गैस सिलेंडर को रेकी दे सकते हैं, गाड़ी को रेकी दे सकते हैं, पर्स को रेकी दे सकते हैं, पेड़ पौधों को रेकी दे सकते हैं, उसके बाद हम खाने को रेकी दे सकते हैं, अपने घर को रेकी दे सकते हैं। बट ये सब फर्स्ट डिग्री में बड़ा लिमिटेड होता है। सेकेंड लेवल में जो सबसे मेन चीज़ है कि रेकी हम थॉट को दे सकते हैं।
तो जब हम थॉट को रेकी दे सकते हैं तो फिर इसके बाद कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बचती जिसको हम रेकी नहीं दे सकते। सर इसको थोड़ा-सा मैं और टेक्निकली समझना चाहूँगी आपसे। अभी तक हमने काफ़ी जनरल लेवल पे बात की। तो एज़ अ हीलिंग प्रैक्टिस जैसे अगर लेट्स से किसी को कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है बॉडी में, राइट? तो मेडिकली तो हम उसको समझ सकते हैं कि उसको ऑपरेट किया, उसको ठीक कर दिया, राइट? तो आप रेकी को कैसे आप साइंटिफिकली समझाना चाहेंगे कि हाउ डज़ इट एक्चुअली वर्क ऑन योर बॉडी? आपका वो ऑर्गन कैसे हील हो सकता है? सुनने में तो बड़ा ही फैंटेसी लग रहा है। देखिए, मैं इसको सबसे पहले ना मेरे एग्जाम्पल से ही ले लेता हूँ कि जैसे मेरा तो ऑपरेशन होना हुआ, स्किन ग्राफ्टिंग हुई, वो होना ही था, वो मेडिकली होना था। बट चूंकि अब मेरी हड्डी में जान ही नहीं बची थी, क्योंकि हड्डी भी जल चुकी थी। अब हड्डी में जान नहीं थी तो वो जान डालने के लिए कुछ था भी नहीं और कुछ है भी नहीं। उस टाइम पे जब मैंने रेकी करी तो धीरे धीरे करके मेरी हड्डी में स्ट्रेंथ आना चालू हुई। जो मैं जूते के अंदर पहले बहुत सारी पैडिंग लगा लगा के चलता था, धीरे धीरे करके मेरी वो पैडिंग ख़त्म हुई और फिर मैंने नॉर्मल चलना चालू किया। तो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स एंड इट हैपन्स विद एवरीवन। कोई भी व्यक्ति है उसके साथ ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई चमत्कार हो जाएगा और एक ही दिन में व्यक्ति जो है वो बिस्तर से उठ के भागने लगेगा, चाहे कोई भी बीमारी हो। जैसे हम लोगों ने बहुत सारी बीमारियों में हीलिंग करी है। अगर हम अभी कैंसर पेशेंट्स को भी लेते हैं तो कैंसर पेशेंट्स में भी क्या होता है कि जो पार्ट होता है उसका डिजीज्ड पार्ट है, हम उसको रेकी ना देते हुए उसकी पूरी बॉडी को रेकी देते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी की इम्यूनिटी लेवल बहुत हाई हो जाती है और उसकी बॉडी खुद ही उस पार्ट को भी हील करना चालू कर देती है। सो इट इज़ अगेन सपोर्टिंग दी मेडिकल थिंग्स। जो भी मेडिकली उसको दवाइयाँ दी जा रही हैं या जो भी दिया जा रहा है, उसके साथ में ये उसको भी सपोर्ट करना चालू कर देती है बहुत फास्ट। तो आपका कहने का मतलब है कि मेडिकली जो भी मेडिसिन्स हैं वो आप कंटिन्यू करें, साथ में एज एन ऑल्टरनेटिव थेरेपी इसको ऐड करें। ओके। सर मैंने कई बार ये भी सुना है कि रेकी से कोई आपके पास्ट ट्रॉमास, मे बी फ्रॉम द पास्ट लाइफ, और एंजाइटी इश्यूज हैं लोगों को, उसके बाद आपके ब्लॉक चक्रास, इस तरह की काफ़ी चीज़ें भी रिजॉल्व हो सकती हैं। मैम, रेकी ऐसा है कि सेकेंड डिग्री के बाद जब हम थॉट को रेकी दे सकते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी पास्ट लाइफ्स क्लियर होती हुई आती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं शुरू में रेकी करता था तो शुरू में क्या होता था कि मेरे को बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद आती थी जो मेरे को कभी ऐसा लगता था कि क्या मालूम ये क्या है। बट आज मैं जब रेकी करता हूँ तो सिर्फ मेरे को एक दिन पहले की चीज़ें याद आती हैं, बाकी मेरे को कुछ याद नहीं रहता। मतलब क्या हुआ कि हम पास्ट लाइफ से क्लियर करते हम प्रेजेंट लाइफ तक आ गए। तो उसमें समय लगता है, बट सेकेंड डिग्री के बाद में हमारी पास्ट लाइफ्स भी अपने आप क्लियर होती जाती हैं। सर कार्मिक रिलेशनशिप्स, स्पिरिट्स, एंस्ट्रल एनर्जी, ये सब भी क्या रेकी से कनेक्टेड है? मैम, ये रेकी से कनेक्टेड नहीं है, बट क्या होता है कि हम इन चीज़ों को हील कर सकते हैं। अगर कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं और वो हमको डिस्टर्ब कर रही हैं इस लाइफ में, तो भी हम उसको हीलिंग कर सकते हैं। उसको हील, बिकॉज सी, ये क्या है, आपका सबसे नेचुरल फॉर्म ऑफ हीलिंग है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हीलिंग है। तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी दे रहे हैं। तो धीरे धीरे एनर्जी के अंदर वो जो कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं वो डिज़ोल्व होती जाती हैं और अपने आप चीज़ें डिज़ोल्व होके आप एक नॉर्मल स्टेज पे आ जाते हो। ओके। तो सर इसको करते कैसे हैं? मतलब मैंने कई कुछ सिंबल्स और कलर्स और इसके बारे में कुछ सुना है। तो आप एक टिपिकली आप समझा सकते हैं कि हाउ डज़ अ टिपिकल रेकी सेशन वुड लुक लाइक? मैम, रेकी सेशन में अगर हम सेकेंड डिग्री की बात कर रहे हैं और हम अलग से भी दे रहे हैं तो भी क्या होगा, उसमें दिखेगा तो कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि यू कैन नॉट सी एनर्जी है, सिंपल। तो हमको दिखेगा तो कुछ भी नहीं, बट हम उसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि हाँ, हम ऐसे हाथ रख के रेकी दे रहे हैं। बट सेकेंड डिग्री के बाद इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑल्सो। मैं यहाँ बैठे बैठे हाथ ऐसे रख के भी सिर्फ माइंड में अगर आपके लिए भी सिम्बॉल्स बनाऊंगा तो उसमें मुझे ऐसे हाथ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब हम आपको रेकी दे रहे हैं तो हम एनर्जी के सिम्बॉल्स जो हैं वो आपके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं।
तो आप तो वहीं से एनर्जी ड्रॉ कर रहे हो, हम थोड़ी ना दे रहे हैं, हम तो सिर्फ एक माध्यम है। इसमें सबसे सिंपल रूल लागू होता है कि एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जब हमने आपको कनेक्ट करा तो ऑटोमेटिकली आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जब जुड़े तो आपकी बॉडी ने अपने आप उसको एनर्जी को ड्रॉ करना चालू किया। क्या है कि हम हमेशा से एनर्जी ले रहे हैं, हमारा जो शरीर है वो एनर्जी पे ही चल रहा है। जो चक्र हैं हमारी बॉडी में वो उनका फंक्शन है एनर्जी को लेना और हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित करना। ठीक है, तो हम हमेशा से एनर्जी तो ले ही रहे हैं, एनर्जी तो ड्रॉ कर ही रहे हैं, बट जब हमको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तब हम रेकी लेते हैं। उस समय जब हम रेकी ले रहे हैं तो आप अपने आप उस एनर्जी से ड्रॉ कर रहे हो एनर्जी, तो हायर लेवल से आप अपने आप एनर्जी ड्रॉ करते हो। अब जो आपने पूछा कि किस ऑर्गन पे रेकी जाएगी, अब हमारी बॉडी में रेकी तो आना चालू हो गई, एनर्जी आना चालू हो गई, बट जो ऑर्गन जिसमें कम है तो फिर से वही रूल लागू हुआ कि एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑटोमेटिकली उस ऑर्गन में सबसे ज़्यादा एनर्जी जाएगी क्योंकि वो ऑर्गन सबसे ज़्यादा एनर्जी ड्रॉ करेगा। सर एनर्जीज की बिकॉज हम बात कर रहे हैं तो हमने कई बार सुना है पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, किसी चीज़ का ऑरा, हम कहीं जाते हैं तो आपको फील होता है कि कहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, कई जगह से हमें नेगेटिव एनर्जी आती है। तो आप कैसे इसको रेकी से डिफाइन करेंगे? जैसे अब हम ब्रह्मांड से एनर्जी ले रहे हैं तो कई पॉजिटिव एनर्जी भी होंगी, कई नेगेटिव एनर्जीज भी होंगी। देखिए, सबसे पहले अपन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि एनर्जी इज एनर्जी, इट इज़ नॉट पॉजिटिव, इट इज़ नॉट नेगेटिव। ठीक है, ये सिर्फ एक एनर्जी है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? थॉट्स है। जो आपने अभी ऑरा या आभा मंडल की बात करी ना, तो वो उसमें तो हमारे थॉट्स हैं। अगर हम इस शरीर को पूरा शरीर मानते हैं तो ये जो फिजिकल बॉडी है ये सिर्फ 10-11% हिस्सा है उस पूरी बॉडी का। ठीक है, उसके बाद आती है एनर्जी बॉडी जो कि 6 से 8 इंच के घेरे में रहती है, विच इज़ पार्ट ऑफ द ऑरा। फिर आती है मेंटल बॉडी जो कि हमारे 3 से 4 फीट तक रहती है। और मेंटल बॉडी का फंक्शन होता है विचारों का आदान प्रदान। ठीक, अब विचारों का आदान प्रदान जो है वो हम कैसे लेते हैं? वो हम ऐसे ही करते हैं कि विचार जो हैं वो किसी भी व्यक्ति के नेगेटिव हो सकते हैं या पॉजिटिव हो सकते हैं। अब नेगेटिव विचार भी ऐसा है कि उसकी सिचुएशंस के कारण हो सकते हैं, उसके स्ट्रेसेस के कारण हो सकते हैं। जब हम उस व्यक्ति से मिल रहे हैं तब हमारा जो ऑरा है उसके ऑरा से मिक्स होता है, और जब मिक्स होता है तब हम एनर्जी उसके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो हम अपने अंदर ड्रॉ कर लेते हैं। और वो भी तभी करते हैं व्हेन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब उसके नेगेटिव थॉट्स, उसका स्ट्रेस लेवल हमारे स्ट्रेस लेवल से ज़्यादा है, तब ही हम उसको ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज वो हमारे में से ड्रॉ करेगा। जब हम किसी से मिलते हैं तो क्यों हमें ऐसा फील होता है, शायद उसका जवाब हाँ, कई बहुत बार होता है कि हम लोगों से मिलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी से मिले और हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बल्कि हम बीमार भी पड़ जाते हैं। क्योंकि जब उसका स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है कि हम उससे मिले, उसने हमें कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, बट हमारा ऑरा उसके ऑरा से मिल गया तो हमने उसका स्ट्रेस हमारे अंदर आ गया, एंड उसके कारण से हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है सर, बैक टू आवर टॉपिक। सो जैसे जिस तरह से आप समझा रहे हैं मुझे लग रहा है ये बहुत ही एक एसेट हो सकता है ह्यूमन काइंड के लिए। तो क्यों ये मेडिकली इतना एक्सेप्टेड नहीं है, या फिर अभी भी लोग इसे सिर्फ एक स्पिरिचुअल साइड लेते हैं, एक एक मेन स्ट्रीम में एक्सेप्टेड क्यों नहीं है अभी तक ये? मैम, हमारे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मेन स्ट्रीम में एक्सेप्टेड नहीं है, फिर भी इसका एक्सेप्टेंस पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। बट बाहर अगर हम देखते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है इसका। इवन वहाँ पे डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। अगर हम पास्ट स्टोरी में जाएं, डॉक्टर मिकाउसुई की स्टोरी में ही जाते हैं ना, तो जापान में उस टाइम पे जब मिसेस तकाता
जो कि थर्ड जनरेशन की थी, जब वो जापान आई थी और उन्होंने अपना पथरी का इलाज सोचा था कि मैं डॉक्टर से ऑपरेशन करा लूँ, तो उनको अंदर से समझ में आया कि ऑपरेशन ही सॉल्यूशन नहीं है, कुछ और है। उन्होंने जब डॉक्टर को बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, तो उस ज़माने में भी डॉक्टर ने उनको बोला कि भाई ऐसा है, हम तो ऑपरेशन करेंगे, पर आपको अगर इसका इलाज करवाना है तो आप डॉक्टर हयाशी के पास चले जाइए, वो रेकी क्लिनिक चलाते हैं, वो रेकी के द्वारा लोगों का इलाज करते हैं। तो रेकी का एक्सेप्टेंस उस ज़माने से बाहर है और बहुत अच्छा है। ऐसा है कि वहाँ पे जब हम लोगों को बोलते हैं कि 2 घंटे आपको लगेंगे रेकी करने के लिए, तो वो अपने जीवन में उतना टाइम निकाल के रेकी करते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि हम 1.25 घंटा बोलते हैं रेकी करने के लिए, उसमें भी व्यक्ति शॉर्टकट पे आ जाता है, 8-8 पॉइंट 16-16 पॉइंट करके ख़त्म कर देता है। तो ये थोड़ा बहुत हमारे कल्चरल डिफरेंस है। सर, आप कुछ हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस इंटरेस्टेड होगी ये जानने के लिए कि रेकी का लीनिएज कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे ये जनरेशन्स की आप बात कर रहे थे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, आज हम कौन सी जनरेशन में हैं, थोड़ा कुछ उसके बारे में डिटेल बताइए प्लीज़। मैम, रेकी स्टार्ट हुई, थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो 1893 में डॉक्टर मिकाओसुई थे जो कि धर्म पढ़ाते थे, और उनके एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि अगर आप धर्म पढ़ाते हो तो जैसा बाइबल में लिखा है कि हम छू करके किसी को ठीक कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो? तो उन्होंने बोला नहीं कर सकता। उस चीज़ को उन्होंने एज ए मिशन लिया अपने लाइफ में, और उनका वो जो डेडिकेशन था, तो 1893 से लेकर 1919 तक 26 ईयर्स लगे उनको ये पता लगाने में, जिसमें कि सबसे मेन काम हुआ जब वो भारत आए और उन्होंने गौतम बुद्ध से रिलेटेड लिटरेचर पढ़ा। उसके बाद जब वो ध्यान में गए, तब उनको रेकी का अटेनमेंट हुआ नेचुरली, और वहाँ से रेकी स्टार्ट हुआ 1919 से। फिर वो चलते चले गए, फिर डॉक्टर हयाशी जुड़े जो कि वहाँ की जापान की नेवी में डॉक्टर थे। फिर उन्होंने नेवी छोड़ के और इन्हीं के साथ काम करना चालू किया। फिर मिसेस तकाता जुड़ी इनसे, जो कि हवाई आइलैंड्स यूएसए में रहती थी, और वो या इनसे जुड़ी। फिर उन्हीं के स्टूडेंट, फिर 1950 से लेके 1987 तक मिसेस तकाता ने वर्ल्ड में 22 रेकी मास्टर्स बनाए। उन्हीं की एक स्टूडेंट, उन्हीं रेकी मास्टर्स की एक स्टूडेंट थी मिस पॉला हॉरन, वो इंडिया आई। उन्होंने 87 में इंडिया में 2 रेकी मास्टर्स बनाए, प्रवीण जी पटेल एंड मैडम आशा थी जो कि बॉम्बे में थी, और प्रवीण जी पटेल अहमदाबाद में थे। वहाँ से हमारे सर मिस्टर अखिलेश जोशी, उन्होंने रेकी सीखा प्रवीण जी पटेल से, और 92 में यहाँ इंदौर में सेंटर चालू किया, और 98 में मैंने उनसे सीखा, और अब फैला रहे हैं हम लोग। तो ऐसे करके मैं जो हूँ, मैं 8th जनरेशन का मास्टर हूँ। ठीक है, मतलब आप अब जिनको सिखाएंगे वो 9 जनरेशन के मास्टर्स बनते हैं। सर, आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया, ध्यान। सो ये वर्ड एक बहुत ही कहने को एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसके कई मतलब निकाले गए हैं। ध्यान मतलब मेडिटेशन, हर कोई इसे अलग वे में समझता है, मैं ये कहूँगी। तो आप एक बार हमें एक क्लैरिटी दें कि एग्जैक्टली ये ध्यान का मतलब है क्या? देखिए मैम, ध्यान बेसिकली क्या होता है कि हमको हमेशा ये बोला जाता है कि ध्यान लगाना है, और हम आंख बंद करके, और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनमें बोलते हैं कि सांस के ऊपर ध्यान दो, आवाज़ के ऊपर ध्यान दो, सिर्फ ध्यान लगाते जाओ। और होता ये है कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो बहुत सारे थॉट्स हमको आने लगते हैं, जी। और जब बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं तो हमारा ध्यान लगता नहीं है। थोड़े टाइम बाद हम उसको छोड़ देते हैं, और फिर हम अपने रूटीन में चले जाते हैं। मैं पर्सनली बोलता हूँ कि ध्यान हमको हटाना है, ध्यान लगाना नहीं है, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना नहीं है। ध्यान तो अपने आप लगेगा। अच्छा। जब हम ध्यान हटाना चालू करेंगे तो ध्यान अपने आप लगेगा। तो जब हम आंख बंद कर रहे हैं, सांसों पे ध्यान दे रहे हैं, तो जो थॉट्स आते जा रहे हैं, जब हम उनको थैंक्स देते जाएंगे, उनको एक्नॉलेज करके थैंक्स देते जाएंगे, तो अपने आप वो चीज़ें हटती जाएंगी और हमारा ध्यान लग जाएगा। अच्छा।
एक नया पर्सपेक्टिव है इसको देखने का, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने भी कहीं कोई अगर हमने कोई स्पिरिचुअल सेशन सुना है, हमने हर जगह यही सुना है कि हमें ध्यान लगाना है, तो वी ऑलवेज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट आवर थॉट्स। हाँ, बट उसमें ध्यान लग नहीं पाता क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आना चालू। जी। थॉट्स भी इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल ध्यान लगाने में बढ़ता है। जब हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है तो हमारे थॉट्स अपने आप एनहेंस होने लगते हैं। राइट। पर जब हम उसको थैंक्स दे के अलग करते जाते हैं तो अपने आप ध्यान हटने लगता है और फिर ध्यान लग जाता है। सर, एक और सवाल जो मेरे मन में उठता है, मुझे लगता है कि ज़रूर ऑडियंस के मन में भी उठता होगा, कि एक तो आप इसे एक अल्टरनेटिव थेरेपी के नाम से नाम दे रहे हैं, और कई जगह इसे एक सुपरस्टिशन में लोग चले जाते हैं, एक अंधविश्वास में चले जाते हैं। तो वो लाइन क्या है जहाँ आप इसे एक थेरेपी की तरह कंसिडर करें, ना कि एक सुपरस्टिशन, एक अंधविश्वास की तरह? मैम, अंधविश्वास तो हमारे यहाँ क्या है, बचपन से सिखाए जाते हैं, है ना, कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी या ऐसा हो जाएगा तो। और वो सब चीज़ें जो हैं वो सिर्फ हमारे माइंड में बिठा दी जाती हैं। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है जो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि हम हमारी ज़िंदगी हमारे बोलने से, हमारे सोचने से और हमारे देखने से बनाते हैं। ठीक है, जो हम बोलेंगे, जो हम सोचेंगे, जो हम देखेंगे, उसी को हम परसीव करेंगे और उसी से हम हमारी दुनिया बनाते जाते हैं। तो अब क्या होता है, जो एक छोटा बच्चा होता है 5 साल तक का, वो सिर्फ 2 ही चीज़ें करता है, देखता है, सुनता है और सारी चीज़ें अपने आप एब्जॉर्ब करता जाता है। अब अगर हम उसको ये सिखाएंगे कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो तुम्हारा काम खराब होने वाला है, तो उसके दिमाग में वो सुपरस्टिशन रहेगा ही रहेगा। तो सुपरस्टिशन जो है उसका कोई तथ्य नहीं है, बेस नहीं है, बट रेकी में बेस है। हम उसको अल्टरनेटिव थेरेपी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम उसमें एनर्जी दे रहे हैं। चलिए, इसको मैं एक दूसरी चीज़ बताता हूँ आपको। एक किर्लियन कैमरा आता है जो कि मिसेस किर्लियन ने इन्वेंट किया था, एक रशियन साइंटिस्ट थी, जिससे कि हम हमारे ऑरा का भी फोटोग्राफ ले सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो उस ऑरा के फोटोग्राफ से भी ये देखा गया है कि जब किसी को रेकी दी जाती है तो उसका एनर्जी लेवल एनहांस होता है। इससे बड़ा प्रूफ नहीं है। इवन ये ट्रायल्स तो लोगों ने खाने पे भी करे। मतलब जो हम खाना पका हुआ खाते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें जल जाती हैं। अब जब हम उसी खाने को रेकी देते हैं तो लोगों ने ये देखा कि उसका, जब हमने ऑरा का फोटोग्राफ लिया उस खाने का, तो उसमें भी एनर्जी लेवल एनहांस हो गया। तो इसलिए क्या है कि जब हम रेकी दे रहे हैं तो वी आर लिटरली गिविंग एनर्जी। हमारी ऑडियंस के लिए सर, आप ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, या कोई एग्जाम्पल, आपने किसी अपने पेशेंट को हील किया है जो शायद आपको आज तक याद है, कोई यूनिक एक्सपीरियंस? मैम, ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं, मतलब एन नंबर ऑफ पेशेंट्स, जिन लोगों ने कि लिख के भी दिया है कि हम लोग को बहुत अच्छा लगा। एंड अभी भी अगर मैं देखूं तो एक ऑटिज़म का बच्चा है जिसको हम रेकी कर रहे हैं, और उसका इतना डिफरेंस आ चुका है उसके अंदर कि अभी रिसेंटली उसने एक नॉर्मल स्कूल में एज ए नॉर्मल चाइल्ड एडमिशन लिया है एंड ही इज़ स्टडिंग। ऐसा है। और ऐसे बहुत से मेंटल पेशेंट्स तो मेरे पास बहुत हैं जिनको कि हमने रेकी करी है और वो लोग एकदम ठीक हो गए। पागलपन जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो एक लेडी थी जो मेरे पास आई थी करीब 2016-17 में, और हमने उनको रेकी देना चालू किया। उस टाइम तक शी वॉज टेकिंग मैनी मेडिसिन्स जस्ट टू कीप हरसेल्फ काम एंड क्वाइट। पर जब रेकी दी हमने, तो एक समय ऐसा आ गया था कि उनके ऊपर अपने आप जो है वो एक पागलपन का अटैक आया। उस टाइम पे हम लोगों ने खूब सपोर्ट किया उनको, एंड विद इन 7 to 8 days वो पूरी नॉर्मल हो गई। एंड फ्रॉम दैट डे आज तक उनको उस टाइप से अटैक आना बंद हो गए। दैट वाज द लास्ट।
सो दिस इज़ हाउ रेकी वर्क्स, कि धीरे 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 वो जड़ तक गई, जड़ से उसको पूरा निकाल दिया। लोग डॉक्टर के पास जाने से नहीं डरेंगे, बट इस तरह के सेशंस में आने में डरते हैं। तो क्या आप हमारी ऑडियंस के लिए एक छोटा सा लाइव सेशन या लाइव एग्जाम्पल कुछ कर सकते हैं, ताकि हर कोई कंफर्टेबल हो जाए और इसे सीरियसली एक हीलिंग थेरेपी की तरह लेना शुरू करे? दे सकता हूँ मैम, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो मैं आपको ही रेकी दे सकता हूँ। जैसा सर आपको ठीक लगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारी ऑडियंस के लिए। ठीक है, 5-7 मिनट का एक सेशन आपको दे देता हूँ, तो यू विल फील वॉट एवर, देन यू कैन टेल द ऑडियंस आपको कैसा लगता है। इसमें देखिए मैम, ऐसा है कि ना मैं कुछ बोलूँगा ना कुछ करूँगा, आप जस्ट काम एंड क्वाइट बैठे रहिए, वॉट एवर यू फील आप बता सकते हो बाद में, राइट? ओके, मुझे आंखें बंद करना है, कुछ आंखें बंद पर्टिकुलर चीज रहेंगी, के बारे में नहीं, सोचना कुछ भी है? नहीं सोचना आपको। ओके आपको कुछ नहीं सोचना, आपको ये भी नहीं सोचना है कि आपको रेकी दी जा रही है। ओके, ठीक है। ये बहुत डिफिकल्ट काम है। सोच ना सोचना एक आई थिंक बहुत डिफिकल्ट काम हो गया है आजकल। मैम वही तो मैंने बोला ना कि ध्यान हटाना है तभी ध्यान लगेगा। जी, ठीक है सर, कोशिश करती हूँ मैं। You can open your eyes. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ? आई थिंक मुझे एक कामनेस फील हो रही थी, और थॉट्स जैसे कि आपने बताया, यूजुअली जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो काफ़ी सारे थॉट्स एक साथ मुझे टच करते हैं। घर की चीज़ें, ऑफिस की चीज़ें सब एक साथ स्ट्राइक करती हैं। तो आई थिंक आई वाज फीलिंग अ लिटिल क्लियर टुडे, देन आई वाज एबल टू नॉट थिंक अबाउट थिंग्स। दैट रियली हैपेंड विद मी। यूजुअली इतनी सारी चीज़ें एक साथ आती है जैसे ही आंखें बंद करते उसका हैं। एक रीज़न और भी है मैम। हाँ। अभी क्या है कि हम सब जो है वो एक मेरे ऑरा में ही बैठे हो। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल, ये बात भी सही है। बट यूजुअली ऐसा होता है कि एक टू डू लिस्ट आ जाती है आपके सामने, ये करना है, ये काम बाकी है, ऐसा करना है, वैसा करना है। बट आई थिंक मेरे पास अभी कोई लिस्ट नहीं थी, आई वाज़ एक्चुअली काम। ठीक है सर, आई थिंक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। अ, रेकी के बारे में एंड करने से पहले आप इस प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई यू नो डू यू रियली वांट टू मोटिवेट द ऑडियंस टू चूज दिस एज एन अल्टरनेटिव थेरेपी? यस मैम, लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो भी आप रेकी प्रैक्टिशनर चुने उसका लाइनेज ज़रूर चेक करें, और लाइनेज चेक करके फिर आप रेकी लीजिए। एंड जैसे आप डॉक्टर में या किसी भी और चीज़ में स्पेंड करते हैं, स्पेंड योर टाइम एंड मनी बोथ फॉर टेकिंग रेकी टू गेट द रियल एक्सपीरियंस ऑफ रेकी। सर बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हमने रेकी के बारे में, लेकिन जाने से पहले कुछ ऐसा आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि क्यों एक्चुअली उन्हें रेकी प्रैक्टिस को एज एन ऑल्टरनेट थेरेपी सीरियसली कंसिडर करना चाहिए? मैम रेकी प्रैक्टिस, अगर आप आपकी लाइफ चेंजिंग चाहते हो इन एनी फॉर्म, चाहे आपके रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ हों, चाहे आपके बिजनेस में इश्यूज़ हों, चाहे आपकी नौकरी में इश्यूज़ हों, चाहे आपके इंटरव्यूज़ में इश्यूज़ हों, किसी भी चीज़ में इश्यूज़ हैं अगर, देन रेकी कैन सॉल्व इट, रेकी कैन हेल्प यू टू सॉल्व इट सीरियसली, नॉट ओनली फॉर योर डिजीजेस, पर आप आपका लाइफ पैटर्न चेंज करना चाहते हो, लाइफ में चेंजेस अगर चाहते हो, तो आपको रेकी सीखना चाहिए। रेकी से रिलेटेड सर कई ऑनलाइन हमें कुछ स्टेटमेंट्स मिली है, जिसे हम आपके साथ क्लियर करना चाहेंगे। मैं आपके एक क्विक गेम की तरह होगा ये, और मैं कुछ वन लाइनर्स बोलूंगी आपके सामने, आप भी उससे रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी क्लैरिफिकेशन आता है, जस्ट इन अ क्विक शॉर्ट फॉर्मेट विल डू इट। ओके, रेकी सिर्फ स्पिरिचुअली अलाइंड लोगों के लिए है? रेकी सबके लिए। क्या रेकी किसी स्पेसिफिक रिलीजन कास्ट से जुड़ी हुई है? नहीं, रेकी सिर्फ एनर्जी है, एनर्जी का नाम है। मैंने ये भी सुना है सर, कुछ छल करते हैं हम किसी भी प्रकार का,
तो आपके चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं और आप एनर्जी से काफ़ी दूर हट जाते हैं। मैम चक्रास ब्लॉक होते हैं हमारे खुद के थॉट से, है ना, उसका रेकी से कोई संबंध नहीं है। रेकी से तो उल्टा हम उन चक्रास को ओपन कर सकते हैं या जो ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एनर्जी देंगे चक्रास को तो अपने आप वो चक्रास ओपन हो जाएंगे या बैलेंस में आ जाएंगे। प्रेग्नेंट वुमेन को रेकी नहीं लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन को सबसे ज़्यादा रेकी लेनी चाहिए, अप टू 8.5 मंथ्स। ओके। 8.5 मंथ्स भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन को हमने रेकी दी है। अगर हम आखिरी टाइम तक रेकी देते हैं तो उसमें एक ही प्रॉब्लम आता है कि उसको पेन आती ही नहीं है और डॉक्टर ऑपरेट कर देता है। अच्छा। इसलिए हम बोलते हैं कि 8 महीने या 8.5 महीने तक ही रेकी लो, उसके बाद बंद कर दो, फिर जो भी नेचुरली हो रहा है उसको होने दो। ओके। बट दिस इज़ ए वेरी बिग बून टू दी चाइल्ड एंड मदर बोथ। रेकी से डेस्टिनी चेंज हो सकती है। डेस्टिनी चेंज तो नहीं हो सकती है, बट रेकी से हमको डेस्टिनी पे जाने का पाथ मिल सकता है। फुल मून के दिन रेकी ज़्यादा पावरफुल होती है। नहीं, ऐसा कुछ कोई नहीं। कनेक्शन नहीं है ऐसा। रेकी लेने के बाद आपके पुराने इमोशंस बाहर आने लगते हैं जिसे आपने कहीं दबा रखा है। हाँ, ये तो सही बात है। हम लोग भी बोलते हैं कि रेकी में एग्रावेशंस होते हैं, तो रेकी में एग्रावेशंस हो सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर कि उसके कैसे इमोशंस रहे हैं जो बाहर आएंगे। कैन रेकी चेंज द टाइम ऑफ डेथ? आई डोंट नो, आई कैन नॉट से एनीथिंग, क्योंकि इसके लिए मेरे पास 2-3 ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें कि हमने कुछ किया और कुछ हुआ। मतलब एक केस था उदयपुर में, एक लड़का था मुश्किल से 26-27 साल का, उसको सीजर्स आ रहे थे। अच्छा। एंड कुछ इलाज नहीं था। एक उसके लिए इंजेक्शन आता था एवरी वीक फ्रॉम यूएस जो उसको लगाते थे, उससे उसके सीजर सिर्फ सबसाइड हो रहे थे। एंड डॉक्टर ने भी ये बोल दिया था कि हमें नहीं मालूम क्या होगा। उस टाइम पे हमने डेफिनेटली उसके 7 चक्रों को ही अट्यून किया था रेकी से, एंड दैट इज़ व्हाट आई फॉलोड माई इंट्यूशंस। और उसके बाद में धीरे धीरे करके उसके सीजर्स आना पूरे बंद हो गए एंड टुडे ही इज़ लिविंग। उस टाइम पे उनकी फैमिली ने दिल्ली से भी रेकी मास्टर्स बुलाए थे और भी कई जगह से, बट नो वन वॉज सेइंग कि आप इनके चक्रास को अट्यून करो, बट आई डिड इट एंड इट हैपेंड। So maybe it changed the time of the death. We don't know. आई डोंट नो, Yeah. बिकॉज ऐसा भी हुआ है कि कई पेशेंट्स में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रेकी करी बट दे डाइड, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग। Cannot say anything. Right. क्या रेकी से आप अपने पुराने कर्म भी बदल सकते हैं या उनका रिजल्ट भी बदल सकते हैं? कर्म नहीं बदल सकते, वो कर्म आपके डिज़ोल्व हो जाते हैं। Okay. तो डिज़ोल्व होने से उनका इफ़ेक्ट आपके ऊपर कम हो जाता है। रेकी से पानी की एनर्जी भी चेंज हो सकती है। हाँ, पानी को हम रेकी दे सकते हैं, हम देते भी हैं। खाने को जब रेकी दे रहे हो तो आप पानी को भी रेकी दे रहे हो। ये एपिसोड एंड करने से पहले हम आपके साथ कई दूसरे एपिसोड्स में भी जुड़ेंगे, लेकिन ये एपिसोड एंड करने से पहले क्या आप ऐसे 3 टेक अवे मैसेजेस हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे जिनका ध्यान उन्हें हमेशा रखना चाहिए? देखिए, एक सबसे मेन चीज़ जो है, अगर रेकी से रिलेटेड ही हमको ध्यान रखना है तो हमको सबसे पहले अपने विचारों पे ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि हम जो विचार रख रहे हैं, जिन विचारों के साथ हम खाना खा रहे हैं, जिन विचारों के साथ हम रह रहे हैं, वही हमारा हमेशा इनटेक है। तो हम अगर कुछ भी नेगेटिव करते जाएंगे और नेगेटिव सोचते रहेंगे और हम उसी टाइम पे फूड ले रहे हैं, देन वी आर टेकिंग दैट एज इनटेक। ज़्यादातर आजकल हम लोगों ने देखा है, पहले तो हम लोगों को बोलते थे कि टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना है, पर आजकल क्या है, लोग मोबाइल के बगैर खाना नहीं खा पाते बेचारे। तो आई विल से समथिंग कि खाना खाते वक्त बी विद द फूड, नॉट विद मोबाइल।
or not with Insta, not with Meta, not with the Facebook or WhatsApp or anything. Just be with the food. Because रेकी खाने में भी है और हम सोते हैं तो भी हम सोते वक्त सिर्फ सोएं. अगर हम विचारों के साथ सोएंगे तो वही विचार हमारे अंदर जाएंगे एंड दैट इज़ ऑल्सो रेकी. हम सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा रेकी तभी लेते हैं जब हम सोते हैं, क्योंकि दैट इज़ द पार्ट जब हमारी बॉडी अपने आप को हील करती है. ठीक है सर, आई थिंक हमें आज बहुत सारी एक नया डायमेंशन मिला है हेल्थ को लेकर. अभी तक हम हमेशा मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं. एक हेल्थ केयर का एक ऑल्टरनेट डायमेंशन हमने टच किया है. थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन द शो एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन. थैंक यू. तो देखा आपने दोस्तों, हर किसी की हीलिंग का अपना रास्ता होता है. जरूरी नहीं है कि हम सब एक ही रास्ता चुने. जरूरी ये है कि हम सही सवाल पूछते रहें. आई एम श्योर हमारे इस एपिसोड में आपको ऑल्टरनेट थेरेपी रेकी के बारे में कई इन्फॉर्मेशन मिली होगी. आपके कई सवाल सुलझे होंगे. लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल उठता है या आप मिस्टर रुचिर गुप्ता से कंसल्ट करना चाहते हैं तो इनकी डिटेल्स नीचे फ्लैश हो रही हैं. अगर आज का ये एपिसोड आपके लिए मीनिंगफुल रहा हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. हो सकता है ये एपिसोड किसी ना किसी के काम ज़रूर आ जाए. Thank you so much for being on the show. This is your host Vivaksha signing off.